नमस्कार दोस्तों। कोविड 19 और लॉकडाउन की वजह से जिस तरह से बिजनेसेस को इम्पैक्ट हुआ है, इसको थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए कर्नाटका की सरकार ने एक इनोवेटिव तरीका लाया है और उसमें बताया गया है कि अब 24 घंटे, जी हाँ, 24/7 यहाँ पर जो शॉप्स हैं कर्नाटका के अंदर उसको खोली जा सकती हैं। ध्यान रखना, मैं सिर्फ यहाँ पर बेंगलुरु की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे कर्नाटका की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो न्यूज़, कर्नाटका गवर्नमेंट गिव्स नॉड टू शॉप्स बिजनेसेस टू फंक्शन 24/7। तो यहाँ पर इसमें क्या क्या चीज़ें की जाएंगी, लॉ के अंदर क्या चेंजेस किया गया है, इसके कंडीशंस क्या रखे गए हैं और यहाँ पर कौन से राज्य सरकारों ने भी इस तरह की परमिशन दी है। काफ़ी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूँ अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। और मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लैब आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपने प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या है। तो कर्नाटका सरकार ने यहाँ पर अलाउ किया है कि जितने भी शॉप्स हैं, कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट हैं, जैसे कि कुछ भी हो गया, आपके किराना स्टोर हो गया, जितने भी शॉप्स हैं, कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट हैं, वो राउंड द क्लॉक अगले 3 साल के लिए, ध्यान रखिएगा, अभी के लिए ये जो अप्रूवल है 24/7 शॉप्स खोलने की, ये आपका राउंड द क्लॉक चल सकेगा, लेकिन अगले 3 साल के लिए ही। उसके बाद देखना होगा कि क्या इसको एक्सटेंड किया जाता है कि नहीं किया जाता है। तो बेसिकली यहां पर एक एक्ट है कर्नाटका का जिसको कहा जाता है कर्नाटका शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1961। तो इसके जो रूल्स हैं उसके अंदर कुछ रिवीजन किया गया है, अमेंडमेंट किया गया है बाय लेबर डिपार्टमेंट। और यहां पर बताया जा रहा है कि जो कोविड 19 लॉकडाउन की वजह से जो इंपैक्ट हुआ था, जो बिजनेसेस को लॉस हुआ था, उसको एक तरह से थोड़ा बहुत रिकवर करने में मदद मिल सके, इसके लिए ये ऐसा स्टेप लिया जा रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए कि क्या सभी शॉप्स इसके अंदर शामिल होंगे। जैसे कि आपके पास का कोई किराना स्टोर होगा तो क्या वो भी खोल सकता है? जी नहीं। यहां पर वही कमर्शियल शॉप्स और जितने भी एस्टैब्लिशमेंट हैं उनको परमिशन दिया गया है जिनके पास एम्प्लॉयमेंट 10 या उससे ज्यादा के लोग वहां पर काम करते हैं। मतलब किसी शॉप में, किसी भी एस्टैब्लिशमेंट में अगर 10 या उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तभी उनके लिए ये एप्लीकेबल होगा। ऐसा नहीं है कि 2 लोग काम कर रहे हैं और वो भी आप ओपन कर सकते हो, जी नहीं, यहां पर उन्हीं के लिए 24/7 एप्लीकेबल होगा। और ये कब तक है? 2 जनवरी 2024, मतलब ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और अगले 3 साल तक के लिए ये अप्रूवल दिया गया है। अब सबसे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यहां पर व्हाट शुड एम्प्लॉयर्स डू। अगर सपोज कोई शॉप है जहां पर 10 लोग हैं या फिर जो भी है, उनको क्या और चीजें करनी है ताकि वो राउंड द क्लॉक इस तरह के अपने शॉप्स ओपन कर सके। तो देखिए, इसमें बहुत ज्यादा अप्रूवल या इस तरह की चीजें लेने की आवश्यकता नहीं है, काफी आसानी से किया जा सकता है। बस जो कुछ रूल्स और गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करना है। और वो क्या क्या है, जैसे कि सबसे पहला बताया गया है कि यहां पर जो शॉप्स हैं उनको एडिशनल स्टाफ रखने पड़ेंगे। अब एडिशनल स्टाफ क्यों रखने पड़ेंगे? सपोज मैं कहता हूं कि एक शॉप है जहां पर 10 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, तो 10 लोग वहां पर काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इसके अलावा 2 और लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी होगी। क्यों देनी होगी? ताकि ये जो 10 लोग हैं वो यहां पर छुट्टी पर जा सकें, उनको यहां पर हॉलिडे मिल सके। यहां पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरे के सातों दिन वो यहां पर काम कर रहे हैं, तो एटलीस्ट एक दिन यहां पर उनको छुट्टी मिलनी चाहिए और ये रोटेशनल बेसिस पर होना चाहिए। हर हफ्ते में एक बार छुट्टी मिलेगी। तो और वो कैसे मिल सकती है? कि जब यहां पर एडिशनल स्टाफ रहेंगे तभी ये हो पाएगा, राइट। तो यहां पर एडिशनल स्टाफ रखना है और हर एक स्टाफ का, हर एक एम्प्लॉय का जो डिटेल है वो शॉप के एस्टैब्लिशमेंट के अंदर उसको लगाना पड़ेगा। मतलब शॉप के अंदर आपने देखा होगा जो सर्टिफिकेट वगैरह लगते हैं या फिर जो भी डिटेल है वहां पर प्रॉपर तरीके से हर रोज उसको अपडेट करना है कि कौन सा एम्प्लॉय जो है आज छुट्टी पर गया है, कितने एम्प्लॉयज हैं, हर एक चीज डेली बेसिस पर यहां पर उसको अपडेट करना है। क्योंकि अगर पुलिस आती है, चेकिंग करती है और ऐसी चीजें पाई नहीं जाती हैं तो उसको डिफॉल्टर माना जाएगा। नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन आता है कि क्या कोई एम्प्लॉय जो है वो यहां पर ओवर टाइम वर्क कर सकता है? मतलब कि जो मैनेजर है शॉप का, जो ओनर है, क्या वो अपने किसी भी एम्प्लॉय को बोल सकता है कि नहीं आपको ओवर टाइम करना पड़ेगा? तो देखिए, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में क्या है कि 48 आवर्स तक मैक्सिमम फिक्स किया गया है। हर हफ्ते ज्यादा से ज्यादा आप कितना काम करा सकते हो? 48 आवर्स करा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं करा सकते हो, चाहे ओवर टाइम ले लो या फिर जितनी भी चीजें ले लो। और इसमें भी पर डे का भी लिमिट लगाया हुआ है, दैट इज 8 आवर्स से ज्यादा आप काम नहीं करा सकते। लेकिन हां, आप अपने एम्प्लॉय से पूछ सकते हैं कि क्या आप ओवर टाइम करना चाहते हैं, और एम्प्लॉय अगर एग्री करता है तो आप उससे ओवर टाइम करा सकते हो। लेकिन कितना करा सकते हो? क्या 8 घंटे का 16 घंटे करा सकते हो? नहीं, मैक्सिमम 10 घंटा पर डे के हिसाब से, मैक्सिमम ओवर टाइम में भी मैक्सिमम 2 और घंटा काम करा सकते हैं। तो ये आपका 10 घंटे का
जो है लिमिट लगा दिया गया है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा टाइम वो कर रहा है उसके लिए ओवर टाइम वेजेस भी पे करना होगा और उसके सेविंग्स अकाउंट में डालने होंगे, और ये सारी चीजें आपकी 1963 का जो पेमेंट्स ऑफ वेजेस एक्ट है उसके तहत चला करेगा। हाँ, एक और चीज याद रखना कि जो पेमेंट ऑफ वेजेस और इस तरह की जो लेबर से रिलेटेड चीजें हैं वो आपकी कंकरेंट लिस्ट में आती हैं, याद है ना, जो शेड्यूल 7 है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसके अंदर लिस्ट 1, 2, 3 है। तो जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसके अंदर आता है। तो रिसेंटली आपने देखा होगा 2019 में कोड ऑन वेजेस पास किया गया था भारत सरकार के द्वारा, और इसी तरह से हर एक राज्य के अंदर उनका भी एक्ट बनाया हुआ है। नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन आता है कि क्या जो महिला है वो भी लेट नाइट तक काम कर सकती हैं? तो देखिए, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में बोला गया है कि नहीं, वो नहीं कर सकती हैं। 8 बजे के बाद उनको छुट्टी देनी ही पड़ेगी, वो वर्क नहीं कर सकती हैं। लेकिन अगर वुमेन खुद से यहां पर कंसेंट देती है, रिटन में लिखकर कंसेंट देती है, अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई पुलिस ऑफिसर चेकिंग के लिए आया और यहां पर उससे कंसेंट मांगा कि आपके शॉप में यहां पर महिला काम कर रही है, आप कंसेंट दिखाइए। तो शॉपकीपर ये नहीं बोल सकता कि नहीं, हमने यहां पर उससे पूछ लिया था और उसने कह दिया। नहीं, प्रॉपर रिटन कंसेंट होना चाहिए, तभी महिला उसके उस एस्टैब्लिशमेंट में काम कर सकती है। लेकिन अगर वो काम कर रही है कंसेंट देने के बाद, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी, उसका प्रोटेक्शन, उसकी डिग्निटी, ऑनर, सेफ्टी, हर एक चीज वो एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होगी। उसको ट्रांसपोर्टेशन पहुंचाना, घर तक लाना, हर एक चीज यहां पर एम्प्लॉयर को इंश्योर करना होगा कि सब कुछ ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। नेक्स्ट यहां पर और क्या क्या फैसिलिटीज देना होगा एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉइज को, कि जैसे रेस्ट रूम हो गया, वॉशरूम हो गया, सेफ्टी लॉकर्स हो गए, अदर जो बेसिक एमिनिटीज हैं वर्क प्लेस पर, ये सारी चीजें अवेलेबल करानी होगी। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन का अरेंजमेंट है वो कराना होगा अपने वुमेन एम्प्लॉइज को, जैसा कि मैंने आपको बताया। प्लस यहां पर ट्रांसपोर्टेशन का जो डिटेल है वो भी शॉप के बाहर डालना होगा कि किस तरह से यहां पर ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है। इसके अलावा यहां पर क्वेश्चन आता है कि अगर कोई भी शॉपकीपर, ओनर, कोई भी अगर यहां पर वॉयलेट करता है नॉर्म्स को, ठीक है, जो भी नॉर्म्स दिए गए हैं, गाइडलाइंस दिए गए हैं, अगर वो वॉयलेट करता है तो क्या होगा? तो यहां पर पीनल एक्शन लिया जाएगा, जेल भी भेजा जा सकता है, पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। ये सारी पीनल जो एक्शंस हैं वो इनिशिएट किए जाएंगे एम्प्लॉयर के ऊपर या फिर जो मैनेजर है जो उसका पूरा एस्टैब्लिशमेंट को देख रहा है। और नॉर्म्स कैसे डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया कि हॉलीडे होना चाहिए। तो सपोज आज किसी पर्सन का हॉलीडे है लेकिन उसको छुट्टी नहीं दी गई है, उसको फिर भी काम कराया जा रहा है, या फिर किसी पर्सन का ओवर टाइम हो चुका है, 10 घंटे हो चुके हैं, उसके बाद भी उससे काम कराया जा रहा है। तो ये सारी चीजों को अगर कोई भी वायलेशन होता है तो क्रिमिनल एक्शन लिया जा सकता है। इसके अलावा यहां पर एक और चीज बोला गया है कि इंटरनल कंप्लेंट कमिटी होनी चाहिए। हर एक शॉप के अंदर यहां पर इंटरनल कंप्लेंट कमिटी होनी चाहिए, ताकि अगर किसी महिला के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, अगर कोई महिला यहां पर काम कर रही है तो यहां पर अगर उसका कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है अंडर द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिडर्सल एक्ट 2013, इसके तहत जो भी डेफिनेशन है सेक्सुअल हैरेसमेंट का, उसके तहत अगर ये चीज किया जाता है तो एक कमिटी होनी चाहिए ताकि उसकी सुनवाई हो सके। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सेक्सुअल हैरेसमेंट का मतलब क्या है? क्या सिर्फ जो है आपका हीनियस जो क्राइम्स होते हैं, रेप या उसी को ही बोला जाएगा? जी नहीं। अगर इस एक्ट के तहत आप देखोगे 2013 के एक्ट के हिसाब से, तो यहां पर आपको कई डेफिनेशन मिलेंगे। जैसे कि यहां पर अगर उसको किसी अलग प्रकार का ट्रीटमेंट किया जा रहा है, अगर उसको बोला जा रहा है कि आप हमारे शॉप में काम करोगे तो यहां पर आपको ये बेनिफिट मिलेगा, ऐसा अगर कुछ प्रिफरेंशियल अलग से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है किसी महिला को, तो यहां पर वो सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंदर आ सकता है। अगर यहां पर कुछ ऐसा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है जिसकी वजह से महिला की डिग्निटी खराब हो रही है तो वो भी उसको किया जाएगा। नेक्स्ट यहां पर बोला जा रहा है कि अगर उसको धमकी दी जा रही है कि आपका एम्प्लॉयमेंट जा सकता है अगर हमारे साथ आप कोऑपरेट नहीं करोगे, तो उसको भी सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में लिया जाएगा। इसके अलावा उसके सामने ऐसे एनवायरनमेंट लाने की कोशिश की जा रही है किसी महिला के सामने ताकि उसका जो वर्क एनवायरनमेंट है वो सही से नहीं हो पा रहा है, तो वो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में आएगा। इसके अलावा यहां पर ट्रीटमेंट ऐसा किया जा रहा है ताकि उसकी हेल्थ और सेफ्टी को लेकर कंसर्न है, तो ये सभी चीजें दोस्तों यहां पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस के अंडर आएंगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा लगभग सब कुछ। और इवन मैं आपको बता दूं कि पिछले साल की बात है 2019 में गुजरात ने भी यहां पर इस तरह का जो प्रोविजन है वो आपका अलाउ कर दिया था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एंड लेट्स सी कि यहां पर क्या इस तरह की चीजें बाकी भी राज्य लाते हैं कि नहीं। अभी तो ये देखना होगा कि कर्नाटक ये जो स्टेप लिया है इससे क्या फायदा होगा। ज्यादातर तो मेरा ख्याल है जो बेंगलुरु है वहीं पर ही इसका ज्यादातर
असर देखने को मिलेगा एंड लेट्स सी कि कितना इसका असर देखने को मिलता है और बाकी राज्य क्या इसको फॉलो करते हैं कि नहीं। जाने से पहले मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लाया हूं, क्योंकि हमने यहां पर कॉन्करेंट लिस्ट की चर्चा किया था इस वीडियो में, तो यहां पर आपको बताना है कि 7 शेड्यूल के अंदर जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनमें से कौन कौन सी चीजें कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आएंगी, ये आपको बताना है। हमेशा की तरह इसका जो आंसर है दोस्तों मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं विथ एक्सप्लेनेशन। और यहां पर मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।